नमस्कार साथियों, मैं शिवम। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति और ये राष्ट्रपति का तीसरा लेक्चर है। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति की पदअवधि कितनी होती है। आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, कब लगता है और इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद देखेंगे संविधान ने राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की है। वीडियो खत्म होने के बाद आपको इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पिछले वीडियो का भी पीडीएफ मैंने इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान ने संविधान का उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि कोई काम कब संविधान का उल्लंघन कहलाएगा, इसको सही ढंग से संविधान में नहीं बताया गया है। महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। किसी भी सदन मतलब राज्यसभा या फिर लोकसभा। हम लोग इसको दोनों में शुरू कर सकते हैं, लेकिन जिस सदन में ये शुरू होगा, जैसे राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा के और लोकसभा में होगा तो लोकसभा के, किसी भी सदन में होगा तो उसके 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर चाहिए। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए, है ना। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करना होता है ना। जैसे राज्यसभा में हुआ तो 2/3 सदस्य से ये पारित होगा, 2/3 बहुमत से इसको पारित करना पड़ेगा। अगर पहले लोकसभा में शुरू किया गया तो फिर वहां के 2/3 बहुमत से इसे पारित करना पड़ेगा, फिर ये दूसरे सदन में जाता है, उसके बाद ही यह दूसरे सदन में भेजा जाता है और इन आरोपों की जांच होती है। जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए हैं जिसके कारण महाभियोग चलाया जा रहा है, क्या वह आरोप सच्चे हैं या फिर ऐसे ही लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने का या फिर किसी और के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होता है ना। अगर दूसरा सदन भी इसको सही पाता है, जैसे लोकसभा में पहले लोग महाभियोग का प्रस्ताव लाए और ये 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, फिर ये जाएगा लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में पारित हो गया, अब ये जाएगा राज्यसभा में, वहां इसकी जांच की जाएगी कि ये आरोप जो है वो सही है या फिर गलत है। तो फिर ये क्या करेगा, 2/3 बहुमत से इसको भी पास करेगा। अगर ये 2/3 बहुमत से पास हो गया तो उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ेगा, है ना। उसके उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि महाभियोग जो होता है संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि ना ही तो पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया है जैसे कोर्ट में चलती है ना, और ना ही तो पूरी तरह से विधायी प्रक्रिया है जैसे कि हम लोग कोई कानून वगैरह बनाते हैं तब। तो ना ही तो ये पूरी तरह से न्यायिक है और ना ही पूरी तरह से ये विधायी है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया। हम लोग देखते हैं कि सदन के दोनों सदनों के, अच्छा हम लोगों ने देखा था कि निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, है ना। हम लोगों ने क्या देखा था कि संसद के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन के, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, फिर जितने भी राज्य है यानी कि 2800 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य, यही लोग भाग ले रहे थे ना राष्ट्रपति के चुनाव में। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था वे इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं।
संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश राज्य विधानसभा के सदस्य महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता क्या है, हम लोग को पता है, देखते हैं एक बार, कि ये जो महाभियोग का जो प्रोसेस है, महाभियोग हम लोग केवल संसद भवन में ही ला सकते हैं। क्या हम लोग इसको राज्य विधानसभा में ला सकते हैं? नहीं, राज्य विधानसभा में हम लोग महाभियोग नहीं ला सकते। तो पढ़ते हैं इसको, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं, है ना। और जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है और दिल्ली पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य है वो इस महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या देखिए, बस संसद में ही इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है या पेश किया जाता है। अब हाँ, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है आज तक, है ना। राजेंद्र प्रसाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक अभी तक किसी पर भी महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। लेकिन अमेरिका में क्या देखते हैं हम लोग कि 3 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है। पहला एंड्रू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वाला पारित नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, इसीलिए शायद भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, है ना, कि राष्ट्रपति का पद कब कब खाली हो सकता है। तो यहाँ पे 5 रीजन बताया गया है राष्ट्रपति का पद कब कब खाली हो सकता है। पहला रीजन क्या है कि जब राष्ट्रपति अपना टर्म पूरा कर लेगा, यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगा। तो दूसरा क्या है कि अगर वो त्यागपत्र दे देता है। तीसरा क्या है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटा दिया गया हो। चौथा क्या है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या फिर एक और रीजन हो सकता है कि जब वो बीमार पड़ सकता है। और 5वां क्या है कि अगर कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया हो और बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि वो अर्हक ही नहीं है, तो उसको निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है, और जब वे अवैध घोषित हो जाएगा तो उसे तो पद से हटना ही पड़ेगा। तो ये हम लोग क्या पढ़ लिए कि रिक्तता के कारण। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब ये रिक्त होता है तब हम लोग क्या करते हैं। यदि पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने के लिए क्या किया जाएगा, नया चुनाव करा लिया जाता है। लेकिन हम लोग कल ही के वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि अगर राष्ट्रपति अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और जब तक दूसरे राष्ट्रपति नहीं आते हैं उस पद पे, तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है ना। बोले यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण ना कर ले। वही बताया मैंने कि राष्ट्रपति जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। संविधान ने यह उपबंध राष्ट्रपति के न होने पर पद रिक्त से शासनांतरण से बचने के लिए किया है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे। तो देखिए सिंपल सा बात है कि जब एक राष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगा, है ना, तो वही उस पद पर बना रहेगा जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं आता है। उस समय उपराष्ट्रपति को यह मौका नहीं मिलता है कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। हम लोग आगे देखते हैं। अब
लोग एक रिक्तता के कारण तो पढ़ लिए, क्या क्या हम लोग ने पढ़ लिया कि अगर 5 साल पूरा हो गया हो तो, है ना, अगर 5 साल पूरा हो गया हो तो। अब हम लोग देखते हैं कि यदि उसका पद उसकी मृत्यु के कारण या फिर त्यागपत्र के कारण या तो महाभियोग के कारण अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है ना, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए अभी दिसंबर में कोई राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उसमें महाभियोग चलाकर उसको हटा दिया जाता है, तो जून तक, है ना, 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त होता है, तो क्या होता है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका निभाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित ही हो, मान लीजिए किसी भी कारण से वो अनुपस्थित हो, है ना, या बीमारी या फिर किसी भी कारण से अगर वो अनुपस्थित रहता है, तो फिर इससे क्या करेगा, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक बनेगा। कब तक कार्यवाहक बनेगा, जब तक राष्ट्रपति अपनी बीमारी से रिकवर नहीं हो जाते, जब तक राष्ट्रपति फिर से अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक उपराष्ट्रपति ये कार्यवाहक की भूमिका निभाएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी बीमार पड़ गए या उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो, तो फिर कौन करेगा, हम लोग का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना। फिर से मान लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, है ना, जो सीनियर जज होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उच्चतम न्यायालय में सीनियर जज नहीं हो, कोई ना कोई सीनियर जज रहता ही है। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसके कर्तव्यों का निर्वाहन करता है, तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती है, और राष्ट्रपति को जो जो उन्मुक्तियां मिलती है वो भी उनको मिल जाती है। जैसे एक राष्ट्रपति है, वो बीमार पड़ गया, तो या तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति आएगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश आएगा, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश आएगा। तो जो भी इनमें से कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है, उसको राष्ट्रपति को जो जो शक्तियां प्राप्त थी वो सभी उसको मिल जाती है। हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति पर कोई भी किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, वो सभी इनको भी प्राप्त हो जाती है। जो जो सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती है वो सुविधाएं इनको भी प्राप्त हो जाती है। हम लोगों ने देखा कि वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। अब तक 2 राष्ट्रपतियों, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का अपने कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था, निधन हो गया था, है ना। जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का मई 1969 में निधन हुआ था, तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी, है ना। तो वो राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाए थे। अब वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए क्या किया, अपना त्यागपत्र दे दिया, और उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्य किया। मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जब डेथ हो गया, तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी, है ना। तो वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि 6 महीने के अंदर चुनाव भी कराना है, तो राष्ट्रपति का जब चुनाव फिर से डिक्लेयर किया गया, तो वीवी गिरी क्या किए, चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए
अपना त्याग पत्र किसको दे दिया? सीजेआई को, है ना। मुख्य न्यायाधीश को, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला। अब राष्ट्रपति का पद तो खाली हो गया, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, तो उसका भूमिका कौन निभाया? एम हिदायतुल्ला। कब से कब तक? 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान जो है राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियों से दिया है। देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है ना। ये जितने भी कार्य है वो किसी न किसी के सलाह पर ही करता है, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, सलाह पे करता है ना। पहले शक्ति है कार्यकारी शक्ति, दूसरी विधायी शक्तियां, तीसरा वित्तीय शक्तियां, चौथा न्यायिक, पांचवा कूटनीतिक, छठा सैन्य शक्ति और सातवां आपातकालीन शक्ति। बारी बारी से करके देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कार्यकारी शक्ति के बारे में। क्या है कार्यकारी शक्ति? देखिए, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां क्या क्या है? पहला, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। मतलब कि हम लोग देखते हैं कोई नोटिस अगर आएगा भारत सरकार द्वारा तो नीचे क्या रहेगा? राष्ट्रपति का साइन वगैरह रहता है। राष्ट्रपति के नाम पर ही ये सारे काम किए जाते हैं। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हो। राष्ट्रपति नियम बना सकता है कि उसके नाम पे जो भी काम किए जा रहे हैं वो सारा क्या है? वैलिड है। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके और मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मंत्रिमंडल में किसी नए विभाग का गठन करना है तो भले ही उसको यह सलाह मंत्रिमंडल द्वारा ही दिया जाएगा, लेकिन करेगा कौन? राष्ट्रपति, है ना। चौथा देखते हैं कि वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भले ही हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि वो किसी न किसी के सलाह पे ही काम करता है, तो राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन अपने मन से नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठाया और बोल दिया तुम प्रधानमंत्री बन गए, या किसी को उठाया बोल दिया तुम होम मिनिस्टर बन गए। ऐसे नहीं होता है। वह किसको करता है प्रधानमंत्री नियुक्त? बहुमत दल के नेता को। पांचवा देखते हैं कि वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, और महान्यायवादी को कितना वेतन वगैरह मिलेगा ये सब राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित की जाती है। छठा है कि वह भारत के महानियंत्रक, है ना, वह महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के, फिर से यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। फिर से बता रहा हूं कि ये अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। जितनी भी ये सब नियुक्ति वगैरह करते हैं किसी ना किसी की सलाह पर ही किए जाते हैं। अगला है कि वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्ताव से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है ना, कि केंद्र में क्या क्या प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सब कार्य की मांग वो प्रधानमंत्री से कर सकता है, रिपोर्ट वगैरह मांग सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, किंतु पूरी मंत्री परिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। जैसे मान लीजिए मंत्रिमंडल के कोई मिनिस्टर जो है वो किसी विषय पे कोई सलाह देते हैं
या कोई ऐसे नियम बनाने की मांग करते हैं, लेकिन पूरी मंत्रिमंडल उसका सहयोग नहीं करती है, तो राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट को उसकी सलाह को प्रधानमंत्री से फिर से देखने के लिए कह सकते हैं, या फिर उसको डिस्कशन करने के लिए कह सकते हैं। अगला क्या है कि वो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकता है। केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। हम लोग जब पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय परिषद तो समझेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति किया जाता है दो राज्यों के बीच या फिर केंद्र और राज्यों के बीच समझौता करने के लिए, है ना। तो वह केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्यों के बीच समझौता कराने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो केंद्र शासित का मतलब क्या हुआ कि केंद्र द्वारा उस पर शासन चलाया जाता है। ठीक है, कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं अपने प्रशासकों की वहां नियुक्ति करते हैं और वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं, फिर उसके सहयोग से चलाया जाता है वहां का प्रशासन। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त है। तो ये सारे कार्य है राष्ट्रपति के द्वारा जो किए जाते हैं। अगर फिर से रिवीजन करें हम लोग तो क्या देखे थे कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पे किए जाते हैं। वह ऐसे नियम बना सकता है कि उसके नाम पर किए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश जो है वैलिड हो। वह ऐसे नियम भी बना सकता है जिससे केंद्र सरकार को सरकार चलाने में सहायता प्राप्त हो। वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, वह महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल, वित्त आयोग अध्यक्ष और अन्य अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। फिर से हम लोग ये सब वीडियो ज्यादा नहीं बने, हम लोग इसीलिए छोटे छोटे पार्ट में बना रहे हैं, है ना। और आज तक यही रहने देते हैं। कल हम लोग देखेंगे वित्तीय शक्तियाँ क्या है, अन्य शक्तियाँ क्या क्या प्राप्त है। आज के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पिछला जो 2 वीडियो है उसको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया, आप वहाँ से जाके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे कि इससे अभी तक कितने प्रश्न आए हैं राष्ट्रपति से, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, किसी भी तरह के एग्जाम में राष्ट्रपति से अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से वो प्रश्न हैं और इस सीरीज देखने के बाद कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।